हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम करीब है, तो अब आपको सभी को यहाँ मॉडल पेपर ज़रूर सोल्व करने हैं। तो अब यहाँ पर याद रखना, जो आपका मॉडल पेपर रहने वाला है ये 40 क्वेश्चंस पर बेस है। 40 क्वेश्चंस वही है, लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप मॉडल पेपर ही सोल्व करना चाहते हो वास्तव में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, याद रखिएगा जो लाइव चैट है, ठीक है, लाइव चैट को आपको ज्वाइन करना होगा। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में, या फिर आप मान लीजिए लेट हो जाते हो, बाई चांस लाइव चैट नहीं कर पाते हो, लाइव क्लास नहीं ले पाते हो, तो आपको जैसे ही आप जब भी इस क्लास को ले रहे हो तब आपको साथ साथ कमेंट करते रहना है। अब इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आपकी 7-8 दिन बाद में ही एग्ज़ाम है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं साथ साथ एक बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन और उसके साथ साथ आप कमेंट कर रहे हो, राइट आंसर दे रहे हो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको बोला जाता है वैसे ही आपको राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राजोडियम टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शन देख सकते हो कि बीज की शुद्धता का, बीज के अंकुरण का, सीड वियोबिलिटी का, या फिर बीज की गुणवत्ता का। तो अगर हम बात करते हैं जो टेट्राजोडियम जो परीक्षण कैसा है, जो टेट्राजोडियम जो टेस्ट कैसा है, एक किसके निर्धारण करने के लिए कैसा है, तो ये कैसे यहाँ सीड वियोबिलिटी, मतलब यहाँ बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट कैसा है, टेट्राजोडियम टेस्ट कैसा है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि टेट्राजोडियम टेस्ट का फुल नेम क्या होता है, तो यहाँ इसे बोला सा है 2,3,5 टेट्राजोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, जो टेट्राजोडियम होता है इसका फुल नेम क्या होता है, 2,3,5 टेट्राजोडियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा सतह से अंकुरण के समय, याद रखिएगा एक कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है क्वेश्चन में कि मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना क्या या फिर किस प्रकार का अंकुरण होता है। यहाँ पर पूछा गया, जो आपने पढ़ा होगा कि जर्मिनेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है इपीजियल, एक होता है हाइपोजियल। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से बाहर आना, मतलब ऊपर आना क्या कहलाता है, या फिर किस प्रकार का अंकुरण का प्रकार होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे, इपीजियल होता है, हाइपोजियल होता है, रेडिकल होता है, फिर प्लूमियल होता है। तो हमने आपको बताया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो इन दोनों में से राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि भूमि से ऊपर आना किस प्रकार का अंकुरण टाइप होता है। तो अगर हम बात करते हैं भूमि से ऊपर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो बीज पत्र है ये मृदा की सतह है और इसके ऊपर अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो इसे तो बोला जाता है यहाँ इपीजियल। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा सतह से जब बीज पत्र ऊपर आ जाता है तो इस प्रकार का जो अंकुरण होता है इसे बोला जाता है इपीजियल। और अगर मान लीजिए ये आपकी मृदा सतह है और इसके नीचे, मतलब यहाँ मध्य में हो रहा है अगर अंकुरण, तो इसे बोला जाता है हाइपोजियल बोला जाता है। याद रखिएगा, इपीजियल तो ऊपर आना और नीचे रहना क्या कहलाता है, हाइपोजियल कहलाता है। हाइपो का मतलब होता है मध्य, हाइपो का मतलब क्या होता है, मध्य। तो अगर याद रखना कि मध्य में अंकुरण होता है तो उसे किस नाम से समझता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन टाइप, और ऊपर होता है उसे बोला जाता है इपीजियल अंकुरण टाइप, ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक होता है भारतीय बीज अधिनियम, एक होता है भारतीय बीज निगम, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहले पूछा गया है भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे कि 1952 में, 1959 में, 1966 में, या फिर 1989 में। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय बीज अधिनियम, तो ये पारित किया गया 1966 में। कब पारित किया गया था अधिनियम, याद रखिएगा, अधिनियम कब पारित किया गया था, 1966 में। और अगर आपसे यहाँ पर केवल ये पूछा था कि भारतीय बीज निगम कब स्थापित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, ये किया गया था 1963 में। याद रखिएगा कि निगम तो कब दिया गया था, 1963 में, और अधिनियम कब दिया गया था, 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय बीज पॉलिसी। अब यहाँ पर याद रखिएगा पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, इनमें यहाँ केवल 1 वर्ड का डिफरेंस होता है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय बीज पॉलिसी कब दी गई थी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 2004 में, 2002 में, 1963 में, या फिर 1966 में, कि नेशनल सीड पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी, ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा था यहाँ नेशनल सीड पॉलिसी का जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था
सॉरी यहाँ पर किया गया था यहाँ 2002 में। याद रखिएगा कब किया गया था नेशनल सीड पॉलिसी का स्टार्टअप, ये किया गया था 2002 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है कि भारतीय बीज अधिनियम, तो ये तो हमने आपको अभी बताया था कि कब दिया गया था अधिनियम, ये दिया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पंजीकृत बीजों के थैलों पर कौन सा टैग लगा होता है, कौन सा मतलब किस कलर का टैग लगा होता है। तो आप सभी को पता है कि जो पंजीकृत बीज है ये किसे दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, और किसानों को जो सीड प्राप्त होता है, जो बीज प्राप्त होता है, तो उस पर किस कलर का टैग लगा होता है, वो लगा होता है नीले कलर का टैग लगा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सर्टिफाइड सो सीड होता है। जो पंजीकृत बीज होता है ये किसानों को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इसे ही ग्रो किया जाता है, और इस पर किस कलर का टैग लगा होता है, ये लगा होता है नीले कलर का टैग लगा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर यहाँ एक वर्ड आपको दे रखा है कि प्रारंभिक जो बीज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो कि जो प्रारंभिक बीज होता है, जो प्राइमरी जो सीड होता है, वो कौन सा होता है, कि प्रजनक बीज होता है, नाभिकीय बीज होता है, प्रमाणित बीज होता है, फिर पंजीकृत बीज होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रारंभिक बीज कौन सा होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक बीज तो कौन सा होता है, ऑप्शंस पहले देख लीजिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हो इजीली अगर आपको सीड के टाइप याद है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है, न्यूक्लियस सीड होता है। जो प्रारंभिक बीज होता है वो कौन सा होता है, नाभिकीय बीज होता है। राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ केवल यहाँ प्रजनक, ठीक है, प्रजनक के द्वारा या फिर प्रजनक के द्वारा, ठीक है, प्रजनन नहीं होता बल्कि प्रजनक होता है, तो मतलब ब्रीडर। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से संबंधित कि ब्रीडर के द्वारा कौन सा बीज उत्पन्न किया जाता है। ब्रीडर का मतलब प्रजनक के द्वारा किस प्रकार के बीज को उत्पन्न किया जाता है, तो प्रजनक यहाँ प्रजनक बीज को ही उत्पन्न करता है। याद रखिएगा मुख्यतः तो वैसे तो दोनों ही टाइप के जो नाभिकीय बीज होता है और जो प्रजनक बीज होता है, इन दोनों का जो उत्पन्न किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ब्रीडर के द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा कि नाभिकीय बीज और प्रजनक बीज इन दोनों का जो प्रोडक्शन लेता है वो कौन होता है, ब्रीडर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे केवल ये पूछा जाता है कि ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न बीज कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, प्रजनक बीज होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रारंभिक बीज कौन सा होता है, तब आपको क्या बताना है, नाभिकीय बीज होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं। अब यहाँ पर याद है कौन सा बीज काम में लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजनक बीज किसकी संतति होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं, प्रमाणित बीज, नाभिकीय बीज, पंजीकृत बीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे जो प्राइमरी सीड कौन सा होता है, वो होता है यहाँ नाभिकीय सीड होता है। अब इस क्वेश्चन को याद करने से पहले आपको यहाँ सीड के टाइप याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, सीड के प्रकार आपको याद होना चाहिए। तो एक बार उसे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है नाभिकीय सीड, फर्स्ट क्या होता है, नाभिकीय सीड होता है। सेकंड क्या होता है, वो होता है यहाँ प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज से कौन सा होता है, प्रमाणित बीज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रमाणित के बाद में आता है आधार बीज, सॉरी यहाँ पर पहले आएगा प्रमाणित नहीं आएगा, पहले आएगा आधार बीज। ठीक है, यहाँ पर आएगा आधार बीज, फिर आता है पंजीकृत और फिर आता है रजिस्टर्ड सीड, मतलब प्रमाणित बीज। शायद थोड़ा सा जल्दी हो गया। सबसे पहले क्या आता है, नाभिकीय बीज आता है, उसके बाद में क्या आएगा, प्रजनक बीज आता है, उसके बाद में क्या आता है, आधार बीज होता है, उसके बाद में क्या होता है, पंजीकृत बीज होता है, और उसके बाद में क्या होता है, प्रमाणित बीज होता है। मतलब यहाँ मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सीड, याद रखिएगा कि नाभिकीय सीड, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। जिनमें से यहाँ जो पंजीकृत बीज होता है 4th टाइप का, ये भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, भारत में इसे उगाया नहीं जाता है। इसलिए मुख्यतः आपने 4 टाइप पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा नाभिकीय, एक पढ़ा होगा प्रजनक, एक पढ़ा होगा आधार और एक पढ़ा होगा आपने प्रमाणित बीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको प्रजनक मतलब कौन सा बीज प्राप्त करना है, प्रजनक, तो आप किसका यूज़ करोगे, तो हम यूज़ करेंगे नाभिकीय सीड का। किसका यूज़ करेंगे हम, नाभिकीय सीड हम यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है नाभिकीय बीज काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि बीज का अंकुरण 90%,
वह शुद्धता 75% हो तो बीज का वास्तविक मूल्य लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा है रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य के बारे में आपसे पूछा गया है। आप अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको रियल वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए, याद रखना, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए रियल वैल्यू का। तो इसे भी हम आपको बता देते हैं कि रियल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है यहाँ जर्मिनेशन मल्टीप्लाई प्योरिटी बटा 100, कि जर्मिनेशन प्रतिशत प्योरिटी प्रतिशत बटा 100। तो इसे बोला से यहाँ रियल वैल्यू। अब आपको कैसे याद करना है, इसे कैसे सोल्व करना है आप देख सकते हो, ठीक है। 90 इंटू 75, मतलब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बटा 100 का आप भाग दे दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला में हमने रख ही दिया कि यहाँ पर आपको जर्मिनेशन कितनी दे रखी है 90% और प्योरिटी कितनी दे रखी है 75% दे रखी है। दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें भाग दे देंगे 100 का। तो जो राइट आंसर आएगा आपका ये आएगा 67.5 की समथिंग, ठीक है। मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ 68%, ठीक है। आप सोल्व करके देख सकते हो। कैसे करना है ये आपको बता ही दिया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जर्मिनेशन ले लेनी है, उसके बाद में प्योरिटी परसेंटेज मल्टीप्लाई और इसमें भाग दे देना है आपको 100 का, ठीक है। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य है मतलब यहाँ गलत मैच है, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेंगे कि सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी, अच्छी बात है, सही है ये। क्रॉप लॉजिंग दी गई थी HF क्लीमेंट के द्वारा, तो ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं एकल संकर संकरण, तो ये DF जोन्स के द्वारा दिया गया था, नहीं ये दिया नहीं गया था, ये GH सल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, एकल संकर संकरण मक्का में ये दिया गया था GH सल के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं सत्य आलू बीज, तो ये तो सभी को पता है किसके द्वारा दिया गया था, सत्य आलू बीज ये दिया गया था रामानुजन के द्वारा दिया गया था। मतलब राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर आपसे पूछा है गलत मैच, तो गलत मैच कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन ही रहेगा। और इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो याद रखिएगा सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, पुष्करनाथ के द्वारा। क्रॉप लॉजिंग जो टर्म होती है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी HF क्लेमेट के द्वारा। अगर आपसे पूछा था सत्य आलू बीज किसके द्वारा दिया था, ये दिया सा है रामानुजन के द्वारा दिया सा है। और अगर आपसे पूछा था एकल संकर संकरण, तो ये दिया था यहाँ DF जोन्स के द्वारा नहीं बल्कि GH सल के द्वारा दिया था है। और अगर हम बात करते हैं DF जोन्स, तो DF जोन्स यहाँ डबल जो हाइब्रिड क्रॉस था मक्का में वो दिया गया था, डबल संकरण दिया था, तो ये दिया गया था DF जोन्स के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तम बीज का उपयोग करने से फसल की उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तम बीज, मतलब यहाँ आप अच्छी क्वालिटी का बीज जब प्रयोग करोगे तो जो सामान्य आपकी यील्ड प्राप्त होती है, उत्पादन प्राप्त होता है, तो उससे कितना प्रतिशत आप अधिक उपज ले सकते हो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा था उत्तम बीज का प्रयोग करने से आप फसल की उपज में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं याद रखना 15 से 20%। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगर हम सामान्य बीज लेते हैं तो उससे हम अगर मान लीजिए उत्तम बीज का जब प्रयोग करेंगे तो इससे हम 15 से 20% अधिक यील्ड ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मतलब राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर बीज से क्वेश्चन पूछा आता है तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि RSSC का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य बीज निगम का जो मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है, ये होता है जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर ये होता है जयपुर में। और अगर आपसे पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको केवल सन याद रखनी है 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना ये की गई थी 1978 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 100 दानों के भार को किस नाम से जाना है। तो अगर आपसे पूछा था 100 दानों का भार, तो 100 दानों का भार यार सीड इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। आपने ये तो 2 पॉइंट सुने होंगे, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स, ठीक है। तो सीड इंडेक्स तो याद रखिएगा 100 सीड के वजन को बोलता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था सीड इंडेक्स, तो सीड इंडेक्स जो होता है ये होता है 100 बीजों का भार। और अगर आपसे पूछा था टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों का वजन। याद रखिएगा 1000 बीजों का जो वजन होता है वो तो क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। और अगर आपसे पूछा था सीड इंडेक्स किसे बोलता है, तो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण का पता लगाने हेतु कौन कौन से परीक्षण उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है जीवन क्षमता का जो परीक्षण किया जाता है ये कौन कौन से मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि गोडेक्स, इंडोकार्माइन, टेट्राजोलियम या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बीजों का जो जीवन क्षमता का जो परीक्षण किया जाता है तो इसके कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम किस किस का प्रयोग करते हैं, गोडेक्स का, इंडोकार्मिन का, टेट्राजोलियम के, फिर इन सभी का। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि जो विएबिलिटी ज्ञात करते हैं, सीड विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन से मेथड का हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं गोडेक्स का, इंडोकार्मिन का और टेट्राजोलियम का। मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड का सबसे बेस्ट पूछा जाता है तो कौन सा होगा, टेट्राजोलियम होता है। सबसे बेस्ट पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ टेट्राजोलियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं तो ये सभी मेथड का हम यूज़ करते हैं। गोडेक्स का भी हम यूज़ करते हैं, इंडोकार्मिन का भी हम यूज़ करते हैं, टेट्राजोलियम का भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर यह होगा यहाँ फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीजों के अंकुरण को निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक किसके द्वारा प्रभावित होता है तो ये होता है नमी, तापमान और प्रकाश। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, सभी के द्वारा होता है। याद रखिएगा जो जर्मिनेशन होता है सीड का ये सभी पर डिपेंड करता है कि कितनी परसेंट मॉइस्चर होता है, कितना परसेंट टेम्परेचर होता है और कितना लाइट होती है। लाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर ये सभी याद रखना, ये सभी जो फैक्टर होते हैं ये सभी याद रखना उससे इफेक्ट करते हैं बीज के अंकुरण को। याद रखिएगा बीज के अंकुरण को कौन कौन प्रभावित करता है, नमी, तापमान और प्रकाश, ये सभी करते हैं। ओके, तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज से पूछा गया एक अच्छे बीज का रियल वैल्यू कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया वास्तविक मूल्य कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पूछा गया रियल वैल्यू कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा था यहाँ एक अच्छे बीज, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि एक अच्छा बीज है तो उसका रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या मानते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो रियल वैल्यू थी अच्छे बीज की ये 70% होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, फिर 85% होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए कि जो आप अच्छा बीज मानते हो, मान लीजिए कोई सा भी, तो उसकी जो रियल वैल्यू है, जो वास्तविक मूल्य है, ये कितना परसेंट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, राइट आंसर कौन सा होगा, 75% से अधिक होना चाहिए। जो रियल वैल्यू होती है ये 75% से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल में ईपीजीएल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ईपीजीएल प्रकार का, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अरहर होता है, याद रखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरहर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। ये पाया जाता है हाइपोजीएल पाया जाता है। अरहर में किस प्रकार का अंकुरण प्रकार पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइपोजीएल पाया जाता है। तो यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि ईपीजीएल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता है, मतलब यहाँ अरहर में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अरहर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइपोजीएल, और बाकी सभी में किस प्रकार का होता है, ईपीजीएल प्रकार का होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा अरहर में तो किस प्रकार का होता है अंकुरण प्रकार, ये होता है हाइपोजीएल, और सोयाबीन, मूंगफली और मूंग की अगर बात करते हैं तो इन सभी में होता है ईपीजीएल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस बीज को मात्रक बीज के नाम से भी जाना जाता है। मात्रक बीज के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि मात्रक बीज को या फिर मात्रक बीज किस प्रकार के बीज को बोला जाता है, केंद्रक बीज को, प्रजनक बीज को, आधार बीज को या फिर प्रमाणित बीज को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ मात्रक बीज तो ये बोला जाता है आधार बीज को बोला जाता है। किस प्रकार के बीज को बोला जाता है, याद रखना मात्रक बीज ये बोला जाता है आधार बीज को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे आप नोट कर सकते हो। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल से न्यूनतम अंकुरण पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो न्यूनतम जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है ये सबसे कम किस में होता है, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि सबसे कम जो अंकुरण प्रतिशतता होती है ये किस फसल की होती है, मक्का की होती है, कपास की होती है, गन्ने की होती है, फिर गेहूँ की होती है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूनतम तो सर्वाधिक, याद रखना सर्वाधिक तो किस में पाई जाती है, गेहूँ वगैरह में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तो ये पाई जाती है कपास में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा था कितना होता है इसका जर्मिनेशन परसेंटेज, ये होता है 65%। याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम अंकुरण प्रतिशतता किसकी होती है, कपास की होती है। कितनी होती है, 65% होती है। ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो यार हाँ तो सीड सोर्स है। ठीक है, प्राइमरी सीड सोर्स कौन सा होता है, सीडी होता है। प्राइमरी स्रोत कौन सा होता है, सीडी होता है। ठीक है, इसी का तो हम यूज़ करते हैं, इसी के द्वारा हम यील्ड लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्स भी याद रखना बीज को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कपास में आधार बीज उत्पादन करने के लिए, कपास में आधार बीज उत्पादन करते समय पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है, कितने मीटर रखी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक होता है आधार बीज के लिए, एक होता है प्रमाणित बीज के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि प्रमाणित बीज के लिए हम जो दूरी रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी, एक कम रखी जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है पृथक्करण दूरी में कि प्रमाणित बीज के लिए, तो प्रमाणित बीज में यहाँ आधार बीज के लगभग आधी हम रखते हैं, आधी दूरी हम रखते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, जेट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हो कि प्रमाणित या फिर आधार। तो आधार की हमेशा ज़्यादा रखी जाती है दूरी, और प्रमाणित क्या करते हैं, प्रमाणित की कम दूरी रखी जाती है अपेक्षा आधार बीज के। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो अगर हम बात करते हैं कपास में आधार बीज के लिए, तो ये रखते हैं यहाँ 50 मीटर। कितनी रखी जाती है पृथक्करण दूरी, ये रखी जाती है यहाँ 50 मीटर रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यदि मृदा में 20 से 30 अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, हाँ 20 से 30 तो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और कार्बन रेशियो 1 होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे ज़्यादा का कार्बनिक पदार्थ मिलाई जाए तो मृदा में कौन सी प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये होगी यहाँ इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षेत्र क्षमता पर, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्र क्षमता पर पीएफ मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद था पीएफ आपसे पूछा गया है, पीएच नहीं पूछा गया बल्कि पीएफ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पीएफ कितना होता है, क्षेत्र क्षमता मतलब फील्ड कैपेसिटी का, ये आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, जो फील्ड कैपेसिटी पर जो पीएफ का मान होता है ये कितना होता है। 0.0 होता है, 2.54 होता है, 4.2 होता है, फिर 6.0 होता है। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ मान, तो होता है यहाँ 2.54 होता है। कितना होता है यार हम पीएफ मान फील्ड कैपेसिटी पर, ये होता है 2.54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चने की अवरोधी किस्म किसकी प्रतिरोधकता रखती है। ठीक है, अवरोधी किस्म के बारे में पूछा गया है, ये तो हमने आपको कल ही बताया था। ये जो अवरोधी किस्म होती है ये किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, ये होती है हाँ विल्ट के प्रति होती है, उकठा रोग के प्रति होती है। विल्ट या उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधक वैरायटी कौन सी होती है, ये होती है हाँ अवरोधी होती है। और अवरोधी किसकी वैरायटी होती है, चने की होती है। दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखना है कि अवरोधी किसकी होती है, चने की होती है, और किसके प्रति, किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता रखती है ये अवरोधी, ये रखती है हाँ विल्ट या उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में रबी मौसम में सर्वाधिक दलहनी फसल उगाई जाती है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर रहते हैं, याद रखना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ये जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मसूर, चना, उड़द या फिर मूंग। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, मसूर रहती है। सर्वाधिक दलहनी फसल की बात की जा रही है, कब बात की जा रही है यहाँ भारत में, रबी मौसम में। तो किसका यूज़ कैसा है, ये कैसा है, मसूर का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूंग में किसे प्रतिशत प्रोटीन होता है, मतलब यहाँ किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंग में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, 25, 28, 23 या फिर 20। तो मूंग में कितना होता है प्रोटीन प्रतिशत, ये आपको बताना है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, ये होता है 25%। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मूंग में प्रोटीन प्रतिशत तो ये कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोठ में होने वाली पित्तशिरा मोज़ेक रोग का कारक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। कारण क्या होता है, मतलब वायरस के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, फिर कवक के द्वारा होता है। तो पित्तशिरा मोज़ेक वायरस किसके द्वारा होता है, येलो वेन मोज़ेक वायरस तो आपने सुना ही होगा ना भिंडी का, तो वही तो होता है। पित्तशिरा मोज़ेक तो एक ही होता है, मतलब ये जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पित्तशिरा मोज़ेक जो वायरस होता है ये मुख्य रोग किसका होता है, ये होता है भिंडी फसल का होता है। किसका होता है, भिंडी फसल का होता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केजानस केजान का कुल होता है। तो आप सभी को पता है केजानस केजान किसका होता है? अरहर का होता है। किसका नाम होता है? ये अरहर का होता है। और अरहर किस फैमिली के सदस्य होती है? किस कुल का सदस्य होता है? ये होता है लेग्यूमिनेसी का होता है। केजानस केजान किसका नाम होता है? अरहर का होता है। अरहर किस फैमिली या फिर किस कुल का सदस्य होती है? ये होती है लेग्यूमिनेसी का सदस्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न से प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत वाली फसल कौन सी होती है? तो अगर हम बात करते हैं सस्ता, तो ये होता है मूंग होती है। याद रखिए, प्रोटीन का सस्ता स्रोत कौन सा होता है? मूंग फसल होता है। और जिसमें हमने आपको अभी बताया था कि कितना होता है प्रोटीन प्रतिशत, ये होता है 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा प्रोटीन किस फसल से उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि सबसे अच्छा प्रोटीन किस फसल से उपलब्ध होता है। विग्ना रेडिएटा, ब्रेसिया स्पीसीज, सीसमम इंडिकम, केजानस केजान। तो केजानस केजान किसका होता है? अरहर का होता है। सीसमम इंडिकम किसका होता है? तिल का होता है। ब्रेसिया स्पीसीज किसका होता है? सरसों का होता है। और विग्ना रेडिएटा किसका होता है? ये होता है मूंग का होता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है किस में होता है? अरहर में होता है, तिल में होता है, सरसों में होता है, फिर मूंग में होता है। तो अभी तो हमने इसे सोल्व किया, किस में होता है सबसे ज़्यादा? ये होता है मूंग में होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से घुन कीट किस फसल में लगता है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था घुन कीट, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें घुन कीट देखने को मिलता है। केजानस केजान, साइसर एरिटेनम, ब्रेसिका जुन्सिया, फिर सीसमम इंडिकम। तो केजानस केजान अरहर होती है, साइसर एरिटेनम चना होता है, ब्रेसिका जुन्सिया सरसों होती है, सीसमम इंडिकम तिल होता है। तो आपको जल्दी से राइट आंसर बताना है कि घुन कीट किस फसल में देखने को मिलता है? चने में, अरहर में, सरसों में या फिर तिल में। तो अगर हम बात करते हैं साइसर एरिटेनम, याद रखिए घुन कीट ये देखने को मिलता है चने फसल में। किस में देखने को मिलता है? चने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोदाम में क्षति पहुंचाने वाले कीट कौन सा होता है? याद रखना कि गोदाम में पूछा गया है। जब आप याद रखना, मान लीजिए कोई सा भी खाद्यान्न है, उसका स्टोरेज कर रहे हो, आप उसका भंडारण कर रहे हो, तो उस भंडार गृह में सबसे ज़्यादा कौन सा इंसेक्ट होता है जो कि उसे सबसे ज़्यादा डैमेज करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि पत्ती मोड़क, फली छेदक, फली बग या फिर खपरा बिट्टल। तो कौन सा होता है? आप सभी को पता है गोदाम में या फिर जो स्टोर गृह होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है खाद्यान्न फसलों को, ये करता है खपरा बिट्टल। कौन सा करता है? खपरा बिट्टल करता है। और खपरा बिट्टल याद रखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट होता है स्टोरेज पेस्ट, ठीक है। इसलिए इसे आप स्टोरेज पेस्ट के नाम से भी जान सकते हो कि स्टोरेज पेस्ट कौन सा होता है? ये होता है खपरा बिट्टल होता है। कौन सा होता है स्टोरेज पेस्ट? ये होता है खपरा बिट्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की उचित बीज दर कितनी होनी है? तो अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की बीज दर, तो ये होती है यहाँ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये होती है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखें, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको याद रखना होगा। सोयाबीन की उचित बीज दर कितनी होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? ये होती है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरहर के बीजों में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? तो अगर हम बात करते हैं अरहर के बीजों में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत, तो ये कितना होता है? 60% होता है। याद रखिएगा 60% होता है अरहर के बीजों में कार्बोहाइड्रेट। कितना होता है? 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाली अरहर की कौन सी किस्म होती है? प्रभात होती है, प्रगति होती है, ICPH 8 होती है, फिर PPH 4 होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आज का आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाले अरहर की कौन सी किस्म होती है? प्रभात होती है, प्रगति होती है, ICPH 8 होती है, फिर PPH 4 होती है। तो जल्दी से सभी डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि अरहर की सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्में कौन सी होती है। ऑप्शंस आप एक और बार देख लीजिए, PPH 4, ICPH 8, प्रगति या फिर प्रभात। तो राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मृदाओं में से सर्वाधिक धनाई क्षमता किसकी होती है? तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि अगर आपसे पूछा था ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सर्वाधिक धनाई विनिमय क्षमता पाई जाती है, तो याद है मृतिका। कौन सी होती है? क्ले सॉइल होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है धनायन विनिमय क्षमता? ये होती है क्ले सॉइल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि रेड ग्राम के नाम से किस फसल को जाना जाता है? रेड ग्राम मतलब अरहर। रेड ग्राम किसे बोला जाता है? अरहर को बोला जाता है। रेड ग्राम किसे बोला जाता है? अरहर को बोला जाता है।
और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? केजानस केजान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले और अर्ली। याद रखें यहाँ पर आपको कुछ वेराइटीज़ दे रखी है कि आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले, अर्ली, दिसंबर, ये किसकी किस्में होती है। तो अब आपको इसी से पता चल गया होगा। मान लीजिए आपको कोई सी वेराइटी नहीं आती है, लेकिन आपको ये तो आता है कि बोनविले किसकी होती है, तो याद रखिएगा बोनविले ही आपको पता चल जाएगा। तो जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा मटर, मतलब आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले और अर्ली दिसंबर ये सभी किसकी होती है? ये होती है हाँ मटर की एक उन्नतशील वेराइटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की सीड रेट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा है अरहर की बीज दर। तो अरहर की बीज दर कितनी होती है? ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरहर की बीज दर कितनी होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में? ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मटर की बीज दर कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं मटर की बीज दर तो ये होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मटर की बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया जल्दी से वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो से बात। टेक केयर।